हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स बिगिन आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज द ओपन सी टेल ऑन द फ्यूचर ऑफ एनएफटी। तो हम जानेंगे जो ओपन सी का स्टोरी है फ्यूचर को लेकर एनएफटी का, इसके बारे में, फिर ओपन सी क्या है इसके बारे में भी हम कंसीडर करेंगे। एनएफटी आर डिजिटल एसेट हुज ओनरशिप इज वेरीफाइड थ्रू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्टोर ऑन ब्लॉकचेन. Artwork, digital avatar, and accessorized monkeys are some of the most commonly traded NFT. NFT जो है ये डिजिटल एसेट है जिसका ओनरशिप को वेरीफाई किया जाता है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन में उसकी मदद से। आर्टवर्क, डिजिटल अवतार और एसेसरीज मंकी जो है ये कुछ कॉमनली ट्रेडेड एनएफटीज है। एवरीथिंग फ्रॉम ड्राइंग, फोटो, वीडियो, जीआईएफ, म्यूजिक इन गेम्स आइटम, सेल्फी एंड इवन अ ट्वीट कैन बी टर्न इनटू एन एनएफटी which can then be traded online using cryptocurrency. और कुछ भी ड्राइंग हो, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, जीआईएफ हो, म्यूजिक हो, इन गेम आइटम हो, सेल्फी हो, इवन जो ट्वीट है वो भी एनएफटी हो सकता है, उसको ट्रेड किया जा सकता है ऑनलाइन यूज करके क्रिप्टो करेंसी की मदद से। हम ओपन सी के बारे में जान ले। ओपन सी इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस इन एग्जिस्टेंस। ओपन सी को कहा जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस है जो कि एग्जिस्टेंस में है। Earlier this year, the platform was valued at over 13 billion after raising around $300 million in venture capital. इस साल के अर्लियर में ये जो प्लेटफॉर्म था इसका वैल्यू जो था वो $13 बिलियन था जब इसने रेज किया था $300 मिलियन को वेंचर कैपिटल फंड के तौर पर। उसके बाद बाय अगस्त 2022, बेस्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन डाटा, OpenSea was used by 2 million traders who transacted at least once on the network. और अगस्त 2022 तक जो बेस्ड है इथेरियम ब्लॉकचेन डाटा के ऊपर ओपन सी को उपयोग किया जा रहा है 2 मिलियन ट्रेडर्स के द्वारा जिन्होंने ट्रांजैक्ट किया है कम से कम एक बार इस नेटवर्क पे। ओपन सी वॉज बिल्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन टू ट्रेड एनएफटी। ओपन सी को बिल्ड किया गया है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेड करने के लिए एनएफटी को। ठीक है, इसलिए बिल्ड किया गया, इसमें क्या होता है, किस ब्लॉकचेन पे है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ इज एन एनएफटी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी? एनएफटी कैसे अलग है क्रिप्टो करेंसी से? क्रिप्टो करेंसी इज ए करेंसी एंड इज फंजिबल, मीनिंग दैट इट इज इंटरचेंजेबल। क्रिप्टो करेंसी और वो फंजिबल है, इसका मतलब है कि ये इंटरचेंजेबल है। एनएफटी आर नॉन फंजिबल विच मीन्स वैल्यू ऑफ वन एनएफटी इज नॉट इक्वल टू अनदर। एनएफटी जो है वो नॉन फंजिबल है, इसका मतलब जो वैल्यू है एक एनएफटी का वो इक्वल नहीं होगा दूसरे से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमजी नरेगा। तो हम जानेंगे एमजी नरेगा के बारे में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज एन एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन मनरेगा। द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड 26 ऑफ द 33 रिकमेंडेशन मेड। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए, इन्होंने रिलीज किया एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो था मनरेगा के लिए, उसके बारे में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है 33 में 26 रिकमेंडेशन को जो किया गया था। सजेशन बाय द पैनल एंड एक्शन टेक, जो सजेशन किया गया पैनल के द्वारा, जो एक्शन लिया गया, इसको हम जानेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ वर्क डेज टू 150 फ्रॉम करंट 100। इंक्रीज करने की नंबर को बात कही गई, जो वर्किंग डेज था उसको 150 कहा गया था, अभी करंट 100 था। However, it has been implemented only in drought calamity hit area by providing 50 additional days in some state using their own fund, example उत्तराखंड। जो ये है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ड्रॉट और कैलेमिटी हिट एरियाज में, प्रोवाइड किया जा रहा है 50 एडिशनल डेज का एम्प्लॉयमेंट। कुछ स्टेट जैसे कि यूज कर रहे हैं अपना खुद का फंड को, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, वो 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। प्रमोट वुमेन सेंट्रिक वर्क, प्रमोट किया जाएगा वुमेन सेंट्रिक वर्क को। डिस्पाइट एफर्ट टू इन्वॉल्व मोर वुमेन पार्टिसिपेशन हैज स्टैग्नेटेड अराउंड 50% इन द लास्ट 5 ईयर। जो एफर्ट लिया जा रहा है कि इन्वॉल्व किया जाए और ज्यादा वुमेन को, उसके बावजूद वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो स्टैग्नेटेड है 50% में ही लास्ट 5 ईयर से। इंक्रीज इन वेजेस एंड लिंक इट विद इन्फ्लेशन, इंक्रीज किया जाए वेज को और लिंक किया जाए इसको इन्फ्लेशन के साथ। बट करेंटली इट इज लिंक विद सीपीएल एल, लेकिन अभी क्या है, ये लिंक है आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एआई के साथ। टाइमली फंडिंग होना चाहिए। Currently, as per study, wage payment were delayed for 71% of the transaction beyond the mandated 7 day. Currently, एक स्टडी के अनुसार जो वेज पेमेंट है वो डिले हो जाता है। 71% ट्रांजेक्शन जो है वो बियॉन्ड होता है, मैंडेटेड 7 डेज के बाद होता है। कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस रूरल डेवलपमेंट स्कीम अलॉन्ग विथ मनरेगा एज इट वुड हेल्प एड्रेस रूरल पॉवर्टी। कन्वर्स करना होगा बहुत सारा जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम है उसको मनरेगा के साथ, ताकि ये एड्रेस कर सके रूरल पॉवर्टी को। डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटी फॉर जॉब कार्ड होल्डर हैव बीन रिकमेंडेड बाय द कमिटी। डोर स्टेप मेडिकल फैसिलिटी की बात कही गई है जॉब कार्ड होल्डर के लिए, रिकमेंड किया गया कमिटी के द्वारा। रोल बैक द सिस्टम ऑफ कास्ट वेज अंडर विच नरेगा वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन वेदर दे बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स और अदर, विथ अर्लियर सिस्टम बाय विच सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर।
रोल बैक करना होगा जो सिस्टम है कास्ट बेस्ड वेज का। इसके अंतर्गत नरेगा वर्कर को पे किया जाएगा जो कि बेस्ड होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर्स के लिए इक्वली, जो कि अर्लियर सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा। मनरेगा के बारे में भी हम जान लें। मनरेगा जो है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इट गारंटी राइट टू वर्क बाय लीगली प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ये गारंटी करता है राइट टू वर्क को, ये लीगली प्रोवाइड करता है 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया के लिए। इम्प्लीमेंटेशन इसको कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करती है। यह सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। Within 15 days of submitting the application from day work is demanded. Demand driven scheme, wage employment will be provided to the applicant and allowance in case employment are not provided. और 15 डेज के अंदर ही सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन को जो वर्क डिमांड किया गया है डिमांड ड्राइवन स्कीम के अंतर्गत वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेंट को या अलावेंस अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो। सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी। जो सोशल ऑडिट है मनरेगा वर्क का वो जरूरी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अप्रूव द सेल्फ ऑफ वर्क अंडर मनरेगा एंड फिक्स द प्रायोरिटी। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अप्रूव करते हैं जो सेल्फ वर्क का है उसको मनरेगा के अंतर्गत और फिक्स करते हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन इन साइंस। तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है साइंस को लेकर इसको हम जानेंगे, फिर क्या इश्यू है सब कुछ हम कंसिडर करेंगे। As per Department of Science and Technology data, the number of women scientists has gone up in over past 2 decades. The Department of Science and Technology का डाटा है उसके अनुसार जो नंबर है वुमेन साइंटिस्ट का वो बढ़ा है पास्ट 2 डिकेड में। जो फाइंडिंग है पहले हम इसको समझते हैं। वुमेन अमंग रिसर्चर इंक्रीज फ्रॉम 13.9% इन 2015 टू 18.7% इन 2018। जो वुमेन है रिसर्चर में ये 13.9% है 2015 में, ये बढ़ के आपका 18.7% हो गया 2018 में। गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन टिल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड देन देयर इज अ ड्रॉप एट द पोस्ट डॉक्टरल लेवल। अच्छा खासा नंबर पार्टिसिपेशन वुमेन का देखा गया पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, उसके बाद ड्रॉप देखा गया पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे। वुमेन इन इंजीनियरिंग 14.5%, वुमेन इन नेचुरल साइंस 22.5% और वुमेन इन हेल्थ सेक्टर 24.5% पार्टिसिपेशन है। तो सबसे ज्यादा आपका हेल्थ सेक्टर में, फिर साइंस में, फिर इंजीनियरिंग में है। प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक इंडिया इन 135 आउट ऑफ 146 कंट्री इन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022। तो ये इंडेक्स कौन निकालता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने रैंक किया भारत को 135 रैंक है इंडिया का 146 कंट्री पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 के रैंकिंग पे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना है? 135 है आउट ऑफ 146 कंट्री में। जो 2019 का ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन था ये बता रहा है कि सिग्निफिकेंट लैग है फीमेल पार्टिसिपेशन का डॉक्टरल लेवल पे। पार्टली जो प्रेशर हो जाता है मैरिज के बाद या फैमिली प्लानिंग के कारण, और जो अदर इश्यू है loneliness of being an outliner in a male domain where bias are rampant and getting on self heard, a constant struggle, glass ceiling effect, ये सारा एक प्रॉब्लम है। वुमेन साइंटिस्ट को सामना करना पड़ता है डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन एकेडमिक हाउसकीपिंग का, साथ साथ मेल काउंटरपेट के कंपैरिजन पे। कुछ जो फेमस नेम है वुमेन का जिन्होंने एक्सेप्ट किया है इस ग्लोरी को, तो थेसा थॉमस, सौम्या स्वामीनाथन, गगनदीप कांग, एन कालासेल्वी और अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स लिया जा रहा है ताकि बूस्ट किया जा सके वुमेन के पार्टिसिपेशन को। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 टारगेट 30% ऑफ वुमेन एट पोस्ट डॉक्टरल लेवल बाय 2030। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है 2020 का, ये टारगेट कर रहा है 30% वुमेन को पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे 2030 तक। विज्ञान ज्योति स्कीम ये इंकरेज कर रहा है गर्ल्स को हाई स्कूल पे कि वो परस्यू करे स्टेम। Gati by DST, a grading system for institute based on the enrollment and impetus to the career of women in its rank. It is based on the UK Athena's 1 charter. जो गति है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये ग्रेडिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट के लिए। ये बेस्ड है इनरोलमेंट के ऊपर और इम्पेटस के ऊपर, कैरियर ऑफ वुमेन को लेके। ये बेस्ड है आपका यूके के एथेनास 1 चार्टर के ऊपर। एथेनास 1 चार्टर के बारे में भी जान ले। एथेनास 1 चार्टर एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग किया जाता है पूरे विश्व में सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को हायर एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड पे। किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम टू इनकरेज वुमेन साइंटिस्ट। जो किरण स्कीम आपका नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम, ये इनकरेज कर रहा है वुमेन साइंटिस्ट को। क्योर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन वुमेन यूनिवर्सिटी, जो क्यूरी स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी पे। इंडो यूएस फेलोशिप फॉर वुमेन इन स्टेम एंड मेडिसिन, जो इंडो यूएस फेलोशिप है वुमेन के लिए स्टेम और मेडिसिन के फील्ड के लिए। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉलिसीज और लीडरशिप का रोल है वो काफी एक्सीलेंट है इंसेंटिव मॉडल पे। फर्दर बेनिफिट जो है सिस्टम ऑफ मेंटरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के ऊपर डिपेंड करेगा। स्पेशली जो चाहते हैं कि वो वर्कफोर्स में आए और अचीव करे कुछ, उनको काम करना होगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेद प्रोजेक्ट। हम जानेंगे वेद प्रोजेक्ट के बारे में। एज ए पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट दी आश्रम शाला रेसिडेंशियल स्कूल कवर अंडर द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस इन नांदुरबार तालुका इन महाराष्ट्र हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विथ अ यूनिक वे टू लर्न। तो कहां पे ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो नांदुरबार तालुका में महाराष्ट्र के ये एक पायलट प्रोजेक्ट है आश्रम शाला रेसिडेंशियल स्कूल, जिसको कि कवर किया जा रहा था ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस के अंतर्गत, उसके लिए है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जिसको वेद प्रोजेक्ट कहा गया है, ये बेस्ड होगा आपका नोबल कॉन्सेप्ट के ऊपर यूटा गॉगी का, जो कि एक स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी होगा। यहाँ पे टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होंगे, जो कि ना फॉलो करेंगे फिक्स पैटर्न को, जो फेस करता है क्लास को, कंडक्ट करता है लेसन को। इसमें चेंज लाइन्स दिया जाएगा, स्टूडेंट को इंकरेज किया जाएगा उनको कि वो सीखे करिकुला को डेवलप करके इनोवेटिव मेथड को खुद से या ग्रुप एक्टिविटी पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पांडुरंग कानखोजे। तो हम जानेंगे पांडुरंग कानखोजे के बारे में। रिसेंटली स्पीकर ओम बिरला अनवील ए स्टैट्यू टू द फ्रीडम फाइटर एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू मैक्सिको। अभी हाल ही में जो स्पीकर ओम बिरला है, उन्होंने अनवील किया है कि स्टैट्यू को फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का अपने विजिट के दौरान मैक्सिको में। तो कौन थे पांडुरंग खानखोजे? पांडुरंग खानखोजे 1883 टू 1967 वाज ए महाराष्ट्र बॉर्न फ्रीडम फाइटर एंड एग्रीकल्चरिस्ट। ये जो थे एक महाराष्ट्र के बॉर्न फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चरिस्ट थे। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम समझते हैं। कानखोजे वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन लिविंग अब्रॉड इन 1940, मोस्टली बिलोंगिंग टू पंजाबी। जो पांडुरंग कानखोजे थे वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में से एक थे गदर पार्टी के, जिसको स्टैब्लिश किया गया था इंडियंस के द्वारा जो अब्रॉड में रह रहे थे 1940 पे, और ज्यादातर जो थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे। ही वाज ए प्रोफेसर एट नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इन कैपिंगो नियर मैक्सिको सिटी। He researched corn, wheat, pulses and rubber, developing frost and drought resistant variety and was part of effort to bring in the green revolution in Mexico. और वो प्रोफेसर है नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर पे चैपिंगो नियर मैक्सिको सिटी के पास। उनका जो रिसर्च था कॉर्न, वेट, पल्स, रबर के ऊपर, उन्होंने डेवलप किया था फ्रॉस्ट और ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी को, और इन्हीं का एफर्ट था जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था मैक्सिको में उसको लाने में हेल्प किया था। बाद में अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा इंडिया के लिए, जो कि मैक्सिकन वेट वैरायटी को पंजाब में लाए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट आर क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट एंड हाउ दे आर राइजिंग अक्रॉस इंडिया। ये क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट है क्या और किस तरीके से राइज कर रहा है भारत में? तो 20 people have been killed in the destruction caused by cloud burst and flash flood in different parts of Himachal Pradesh and Uttarakhand recently। 20 people की मृत्यु हो गई है जो डिस्ट्रक्शन हुआ था क्लाउड बर्स्ट के कारण या फ्लड फ्लड के कारण अलग अलग पार्ट में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी हाल ही में। क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज लेकिन इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है। इसमें शॉर्ट स्पेल जो होता है बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल का एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली हिली एरियाज में जहां पे ये फिनोमिना काफी कॉमन है। क्लाउड बर्स्ट हैज ए वेरी स्पेसिफिक डिफिनेशन। जो क्लाउड बर्स्ट है उसका एक काफी स्पेसिफिक डिफिनेशन है। रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर ए रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया इज क्लासिफाइड एज क्लाउड बर्स्ट इवेंट। जो रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर वो से अधिक का एक आवर के अंदर रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया में, उसी को क्लासिफाइड किया गया है क्लाउड बर्स्ट इवेंट के तौर पे। क्लाउड बर्स्ट जो है वो अनकॉमन इवेंट नहीं है, पार्टिकुलरली मानसून मंथ में ये होते रहता है। ज्यादातर ये आपका हिमालयन स्टेट में होता है, जहां पे लोकल टोपोलॉजी, विंड सिस्टम, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है लोअर और अपर एटमॉस्फेयर में फैसिलिटेट करते हैं ऑक्यूरेंस को, इस टाइप के इवेंट को। तो क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो गया। कैन क्लाउड बर्स्ट बी फोरकास्ट? क्या क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट किया जा सकता है? तो जो स्पेसिफिक क्लाउड बर्स्ट इवेंट है इसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। कोई भी फोरकास्ट जो है मेंशन नहीं कर सकता पॉसिबिलिटी को क्लाउड बर्स्ट का, बट वार्निंग दिया जा सकता है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल इवेंट का। और जो रूटीनली फोरकास्ट है 4 to 5 डेज का एडवांस में बताया जा सकता है। जो फ्रिक्वेंसी है क्लाउड बर्स्ट का, तो जो ओवरऑल अमाउंट है रेनफॉल का इंडिया में वो चेंज हो रहा है सब्सटेंशियली। जो इंक्रीज प्रोपोर्शन है रेनफॉल का ये आपका शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पर आजकल देखा जा रहा है। इस टाइप के पैटर्न को एट्रीब्यूट किया गया है क्लाइमेट चेंज से, और ये सजेस्ट कर रहा है कि क्लाउड इवेंट जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS। हम जानेंगे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS के बारे में। नालसा ने लॉन्च किया है LADCS को अपने फुल लीगल एड लॉयर्स के साथ 365 डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए पूरे भारत में। तो किसने लॉन्च किया है, कहाँ किया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो नालसा ने किया है। LADC है क्या? लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है ये नालसा फंडेड प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है फ्री लीगल एड को पब्लिक डिफेंडर सिस्टम के जैसा, जो एक्यूज पर्सन है उनके लिए, ताकि डिफेंड किया जा सके उनको क्रिमिनल ट्रायल से। नालसा के बारे में हम जान ले। नालसा जो है उसको कंस्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के माध्यम से, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री लीगल सर्विसेज को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। न्याय दीप इज द ऑफिशियल न्यूज लेटर ऑफ नालसा, और जो न्याय दीप है ये ऑफिशियल न्यूज लेटर है नालसा का।
कॉम्पोजिशन की अगर हम इसकी बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके पैट्रोन इन चीफ होते हैं। सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के। अचीवमेंट जो नालसा ने अभी तक अचीव किया है तो आउटरीच प्रोग्राम जहां पर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इफेक्टिवली पहुंचते हैं, विलेजेस तक प्रोवाइड करते हैं टाइमली लीगल एड उनको। नंबर ऑफ रिजॉल्व लोक अदालत केसेस जो है वो क्रॉस कर चुका है, 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो इश्यू बाकी है। तो नंबर ऑफ केसेस विद नालसा स्पेशली ऑन द क्रिमिनल साइड इज ओनली अबाउट 10 to 12%, while the rest of the marginalized population was engaging in private counsel at exorbitant cost. तो नंबर ऑफ केसेस है नालसा के पास स्पेशली क्रिमिनल साइड में वो सिर्फ 10 से 12% ही है, जबकि रेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जो है वो अभी भी इंगेज है प्राइवेट काउंसिल के पास, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।